आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा यूपी में पति पत्नी की चुनावी लड़ाई की भी है। राजस्थान के टोंक में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर अलग तरीके अपनाए गए। अब वहां दूल्हा और दुल्हन बिना लाइन में लगे वोट डाल सकेंगे। कहा जा रहा है कि प्रदेश में पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी काफी शादियां हैं। ऐसे में दूल्हा दुल्हन और उनके परिजन मतदान से वंचित नहीं रहें, इसे लेकर बीएलओ सर्वे कर चुके हैं। सभी को पहले मतदान करने और बाद में विवाह की रस्में निभाने के लिए भी प्रेरित किया गया है। इतना ही नहीं, धूप से बचाने के लिए ज्यादा लाइनें भी बनाई जाएंगी ताकि जल्दी जल्दी वोटिंग हो सके। उत्तर प्रदेश की इटावा लोकसभा सीट पर दिलचस्प चुनावी लड़ाई होगी। दरअसल इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया का मुकाबला उन्हीं की पत्नी मृदुला कठेरिया से होगा। उन्होंने निर्दलीय एक नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया। मृदुला ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही पर्चा भरा था, लेकिन उस समय उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। पर इस बार मृदुला कठेरिया ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को आजादी है और महिलाओं को भी अधिकार मिलने चाहिए। वापस लेने के लिए थोड़ी नामांकन करते हैं, चुनाव लड़ेंगे। ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है और यहाँ सभी स्वतंत्र है। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आम आदमी पार्टी ने अब रैप से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। इसे पार्टी विधायक दिलीप पांडे ने लिखा और गाया है। इस रैप सॉन्ग के बोल हैं, जेल के जवाब पर वोट देंगे। जेल के जवाब में हम वोट देंगे, वोट देंगे। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें दिल्ली में पार्टी की सदस्यता दिलवाई गई। इस मौके पर बीजेपी नेता अनिल बलूनी और मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। बीजेपी में जुड़ने के बाद वो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। मनीष कश्यप पिछले साल तब सुर्खियों में आए थे जब उन्हें एक विवादास्पद वीडियो के मामले में गिरफ्तार किया गया था। मेरी माँ जो है वो नरेंद्र मोदी जी की फैन है और माँ ने कहा कि नहीं, आपको मोदी जी के साथ काम करना है, इसलिए मैं बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक सर्जरी सुर्खियों में आ गई जो मेडिकल फील्ड में मील का पत्थर साबित हो सकती है। दरअसल वहां डॉक्टरों ने कंबाइंड हार्ट पंप और सुअर की किडनी को एक महिला के शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिया। बताया जा रहा है कि ये पहला मौका है जब कंबाइंड हार्ट पंप और सुअर की किडनी किसी इंसान को ट्रांसप्लांट की गई। बताया गया कि 54 साल की लीसा पिसानो को हार्ट फेलियर और किडनी की लास्ट स्टेज की बीमारी थी। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर लव, ब्रेन, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जुड़ी हुई है। दुनिया में प्यार में पड़े लोगों की कई कहानियां अक्सर सामने आती रहती हैं। कई कहानियां चौंकाती हैं तो कई डरा देती है। एक ऐसी ही कहानी चीन से भी सामने आई है जिसे लव, ब्रेन, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। यहाँ एक 18 साल की लड़की की अपने बॉयफ्रेंड से चाहत इतनी बढ़ गई कि हर वक्त उसे अपने आसपास वो देखना चाहती थी और उससे दूर होने पर वो उसे कॉल करती रहती थी। लेकिन एक दिन ये जुनून इस कदर बढ़ गया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को दिन में 100 बार से अधिक कॉल करना शुरू कर दिया। गर्लफ्रेंड की इस हरकत से परेशान होकर लड़के को पुलिस की मदद लेनी पड़ी, लेकिन मेडिकल जांच में पता चला कि लड़की लव ब्रेन की मरीज है। लिहाजा लव ब्रेन जैसी बीमारी को लेकर खुद भी आप सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जिगर मुर्दाबादी का ये शेर प्यार को बखूबी बयां करता है। जब दो शख्स एक दूसरे से इश्क में होते हैं तो वो चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनका खूब ख्याल रखे, अपना पूरा वक्त उसे दे और उनके साथ ही घूमे फिरे। हालांकि ये मुमकिन नहीं हो पाता है। इस वजह से एक वक्त के बाद पार्टनर्स भी इस बात को लेकर असहज हो जाते हैं। हालांकि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कई बार एक दूसरे को फोन करके दिन भर का अपडेट लेते हैं।
लेकिन कई दफा दो में से एक पार्टनर इतना पॉजेसिव हो जाता है, या यूँ कहें कि उसे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से बात। कहा जाता है कि प्रेम में पड़े शख्स को न भूख लगती है और न ही नींद आती है। हर वक्त अपने प्रेमी या प्रेमिका से मिलने को दिल बेताब रहता है। लेकिन जब यही प्यार दिल और दिमाग पर हावी हो जाए तो ये एक गंभीर बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये इश्क भी क्या अजब बीमारी है, जिंदगी हमारी और तलब तुम्हारी है। प्यार और इश्क सच में एक अजीब जुनून है, जिसमें इंसान अपनी जिंदगी भूल जाता है और सिर्फ अपने साथी के बारे में सोचता है। प्यार, इश्क और मोहब्बत कहने को तो एक ही मायने है, लेकिन इसकी गहराई में जाएं तो हर लफ्ज में अलग जुनून है। ये एक टर्मिनोलॉजी दी गई है ऐसे कंडीशन को जिसमें जो व्यक्ति होता है वो रिजेक्शन, पर्टिकुलरली रिलेशनशिप में रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाता है और उसके इम्पैक्ट्स शो होने लगते हैं जब रिजेक्शन वो फेस करता है, जैसे कि टेंट्रम थ्रो करना, एंगर इश्यूज होना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, पैनिक अटैक्स जिसको कहते हैं। तो उसी का एक नाम दिया गया है मेरे ख्याल से। हाल में चीन की एक लड़की से जुड़ा ऐसा ही मामला सामने आया है, जो कि हैरान करने वाला है। दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को एक दिन में 100 से अधिक बार फोन करती थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये लड़की इतनी अजीब हो गई थी कि उसकी इस आदत ने उसके मानसिक स्वास्थ्य और उसके बॉयफ्रेंड की जिंदगी को बर्बाद कर रखा था। चीनी वेबसाइट साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 18 साल की एक लड़की को अपने बॉयफ्रेंड से प्यार हो गया। उसे हर समय उसकी जरूरत होती थी, वो हमेशा उसकी लोकेशन जानना चाहती थी और हर मैसेज पर उसे तुरंत रिप्लाई चाहिए होता था। दोनों के बीच अफेयर शुरू होने के कुछ ही समय बाद लड़का इस रिलेशनशिप में असहज और दबाव महसूस करने लगा और गर्लफ्रेंड से पीछा छुड़ाने की तरकीबें भी सोचने लगा। तभी एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे 100 से ज्यादा बार फोन किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बॉयफ्रेंड के इस तरह इग्नोर करने पर लड़की इतनी भड़क गई कि उसने घर के सामान को फेंकना और तोड़ना तक शुरू कर दिया। जब उसने फोन पर बैल्कनी से कूदने की धमकी दी तो उसके बॉयफ्रेंड ने पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर आई और लड़की को अस्पताल ले गई, जहां उसे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का पता चला, जिसे आम बोलचाल की भाषा में लव ब्रेन कहा जाता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर आंखों से शुरू होने वाला इश्क दिल और दिमाग पर इतना हावी कैसे हो जाता है। ये यूजुअली तब होता है जब आप बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हो सराउंडिंग से, आपकी पर्सनैलिटी जल्दी इम्पैक्ट हो जाती है रिलेशनशिप में, आप रिलेशनशिप हैंडल नहीं कर पाते हो। अगर आपका किसी के साथ आपका ऑब्सेशन डेवलप हो जाता है, उस समय में जब रिजेक्शन होता है तब इस तरीके की परिस्थिति, इस तरीके के परिणाम देखने मिल सकते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जियाओयू एक बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से जूझ रही है। इसे ही लव ब्रेन कहा जा रहा है। इस बीमारी के मरीज को बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन और एंजाइटी होती है। डॉक्टर के मुताबिक ये बीमारी उन लोगों को होती है जिन्हें बचपन से अपने परिवार का साथ या प्यार नहीं मिलता। इस बीमारी से पीड़ित इंसान अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया, अनचेक रखा गया, तो इसमें डिप्रेशन टेंडेंसीज, पैनिक अटैक टेंडेंसी और सुसाइडल टेंडेंसीज भी हो सकती है। इस तरीके के बिहेवियर अगर कंटिन्यू हुए पर्सनालिटी में तो इसीलिए उसको रोकथाम करना इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, इन द फॉर्म ऑफ गुड पेरेंटिंग, और किस तरह से एडवर्स सिचुएशन में हमें खुद का रिस्पॉन्स डेवलप करना चाहिए, इस पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है एडोलेसेंट एज से ही। हालांकि लड़की के इस डिसऑर्डर को डॉक्टरों ने लव ब्रेन नाम दिया है और ये कोई साइंटिफिक टर्म भी नहीं है। बस इस परेशानी को समझने के लिए लव ब्रेन टर्म का इस्तेमाल किया गया है। यानी जब कोई इंसान अपने पार्टनर को लेकर हद से ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है और उसकी हर हरकत पर नजर रखने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार होता है और हर वक्त उसी के साथ भी रहना चाहता है। इसी को मेडिकल की भाषा में लव ब्रेन कहा गया है। लिहाजा लव ब्रेन बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव फिलहाल स्थगित। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। इस दौरान 13 राज्यों की कुल 88 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर समेत उत्तर प्रदेश की 8 सीटें भी शामिल हैं। इनके अलावा केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13 और मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर भी मतदान होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लोकसभा चुनाव के प्रचार में शामिल हो सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि वो इस वीकेंड पार्टी के लिए रोड शो भी करेंगी। चर्चा है कि वो पहला रोड शो कोंडली विधानसभा क्षेत्र से कर सकती हैं। इसके अलावा वो 3 और लोकसभा सीटों पर रोड शो में शामिल होंगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। एक दिन पहले पार्टी ने अखिलेश के भतीजे और लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव का टिकट काटने का ऐलान किया था। इसी सीट से अखिलेश के सामने बीजेपी के सुब्रत पाठक चुनावी मैदान में होंगे। उन्होंने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने साफ किया कि वो बिहार की काराकाट सीट से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि वो पवन सिंह से बात करेंगे ताकि वो काराकाट से चुनाव न लड़े, लेकिन अब पवन सिंह ने कहा कि उन्हें अपनी मां का आदेश मिल चुका है। मैंने अपना जीवन ही यहाँ दे दिया है। ये हमारे लिए भगवान होगा, ये भगवान है, ये हमारे मालिक है। इनका जो आदेश होगा मैं वही करूँगा। बाकी बैक होने का काम न मैं जीवन में कभी किया हूं और न ही कर पाऊंगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने पुलिवेंदुला विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। राज्य में दरअसल 13 मई को विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज की सीट पर सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। समाजवादी पार्टी की ओर से आज अखिलेश यादव ने पर्चा भर दिया। अखिलेश ने कहा है कि इस बार कन्नौज में समाजवादी की साइकिल दौड़ेगी। और खबर तो ये भी है कि अमेठी से ताल ठोकने के लिए राहुल गांधी तैयार है और रायबरेली से प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ सकती हैं। यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि यूपी में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी रैली में एक बार फिर से परिवारवाद पर निशाना साधा। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये सिर्फ अपने परिवार का ही सोच सकती है। और आरोप लगाने वाले कौन है? कोई परिवार वाला आरोप लगाए तो ठीक भी है। जिनका परिवार नहीं है वे आरोप लगाते हैं। अब ये उनके परिवार नहीं है तो मैं थोड़ी इसके लिए दोषी। आप खुद देख रहे हैं क्या यूपी में सपा को अपने परिवार के बाहर का एक भी यादव ऐसा नहीं मिला जिससे वो टिकट दे सके। दूसरों को परिवार पे जाने कितना आरोप लगाते हैं, उन्हें क्या लेना देना है इन चीजों का। ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। ये राहुल गांधी अद्भुत हैं, परिवार का परिवार ही बदल दिया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आगे के चरणों के लिए हो रहे चुनाव प्रचार से सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए सियासी दल पूरा जोर तो लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ जुबानी जंग में एक दूसरे को मात देने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस बार सियासी पारा लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटों वाले यूपी में चढ़ गया। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये सिर्फ अपने परिवार का ही सोच सकती है। इन लोगों के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। आप इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। आप खुद देख रहे हैं क्या यूपी में सपा को अपने परिवार के बाहर का एक भी यादव ऐसा नहीं मिला जिससे वो टिकट दे सके। यहां बदायूं हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, आजमगढ़ हो, फिरोजाबाद हो, सब जगह एक ही परिवार के सदस्यों को टिकट मिला है।
प्रधानमंत्री मोदी ने इसके जरिए एक बार फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के परिवारवाद पर हमला बोला। प्रधानमंत्री यूपी के आंवला में चुनावी रैली कर रहे थे और उनकी रैली से कुछ ही देर पहले अखिलेश यादव ने कन्नौज से अपना नामांकन दाखिल किया और भरोसा जताया कि कन्नौज में फिर समाजवादी की साइकिल दौड़ेगी। वहीं बीजेपी का दावा है कि कन्नौज में तो बीजेपी ही जीतेगी। सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं, और इसलिए भी कि देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है। ये भाषा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, बीजेपी का बैंड बज गया। इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की और उसी की वजह से ज्यादा मुनाफा कमाने दे रहे हैं। जो लोग ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, जो कारोबारियों से चंदा वसूलेंगे, वो चंदा नहीं है, वो वसूली है। क्या उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? हम लोग तो यही मान रहे थे कि श्री अखिलेश यादव जी ही कन्नौज से लड़ेंगे। अब जरा चुनाव में मजा आएगा, अब कमल खिलाने में मजा आएगा, भाजपा को जिताने में मजा आएगा और श्री अखिलेश यादव जी को हराने में मजा आएगा। कन्नौज सीट से अखिलेश के पर्चा भरने से लड़ाई धारदार हो गई है। खबर है कि यूपी के दो युवाओं की जोड़ी ताल ठोकने की तैयारी कर रही है। अखिलेश पर्चा भर चुके हैं और सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी फिर से अमेठी से ताल ठोकेंगे। निश्चित तौर से वो समय चीजें तय हो रही हैं और जब आएंगे तो आपको सबको जानकारी दे दी जाएगी। ये तय है अमेठी रायबरेली से प्रियंका और राहुल लड़ेंगे। बनारस भी तय है, अमेठी रायबरेली भी तय है। लेकिन स्मृति ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी अमेठी नहीं, वायनाड को अपना परिवार मानते हैं। वायनाड में लड़ रहे थे तो वायनाड में कह दिए वायनाड ही हमारा परिवार। हम कहे दादा लोगों को रंग बदलते देखते थे, परिवार बदलते पहली बार देख रहे हैं। अब कहेंगे एक परिवार वायनाड में है, एक परिवार अमेठी में है। अरे यहाँ तो औरत का भी जब ब्याह हो जाता है तो ससुराल को ही अपना सब कुछ मान लेती है, लेकिन मायके का दामन नहीं छोड़ती, लेकिन कभी भी अपने परिवार को नहीं त्यागती। खबर ये भी है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से अपनी किस्मत आजमाएंगी। दूसरे फेज की वोटिंग के बाद दोनों के नाम तय हो सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि 1 मई को राहुल अमेठी से नामांकन करेंगे। हालांकि कांग्रेस अभी खुलकर इस बारे में कुछ नहीं कह रही है। प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर हमला करने से नहीं चूक रहे। उन्होंने विपक्ष से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम पूछा है और उनका फॉर्मूला बताकर इंडिया गठबंधन को घेर रहे हैं। अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट में आया है कि मोदी बार बार पूछ रहा है कि भाई बताओ तुम्हारा नेता कौन, किसको सुपुर्द करे। तो बोलते हैं उन्होंने फॉर्मूला बनाई है। उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, 5वें साल 5वां PM। बताओ भाई क्या होगा देश का। जबकि दूसरी ओर राहुल गांधी जनता से हिंदुस्तानियों की सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ बीजेपी और आरएसएस जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और संविधान को नष्ट कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को और लोकतंत्र को बचा रही है। साफ है, दूसरे दौर के मतदान से पहले सियासी हमले और तीखे हो चले हैं और अब ये देखना होगा कि मतदाता सियासी हमले और जनता के मुद्दों में से किसे चुनते हैं। कांग्रेस जनरली क्रांतिकारी काम करती है। कहती है कांग्रेस सत्ता में आने के बाद ही वो एक के बाद ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाएगी। अरे ये सपने मत देखो, देश की जनता आपको ऐसा मौका नहीं देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी रहा। गुरुवार को सेंसेक्स 486.5 अंक चढ़कर 74,339 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 167.95 अंकों की मजबूती के साथ 22,570 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में गुरुवार को शुरुआती झटकों के बावजूद दमदार क्लोजिंग हुई। गुरुवार को सोने का भाव 110 रुपए कम हो गया, जिसके बाद प्रति 10 ग्राम इस येलो मेटल की कीमत 72,500 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमत में भी 350 रुपए का उछाल दर्ज किया गया। अब 1 किलो चांदी की कीमत 84,100 रुपए पहुंच गई है। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला भारत में अगले साल से अफोर्डेबल कारें बना सकती है। इन कारों को बनाने की शुरुआत में अपनी मौजूदा फैक्ट्रियों में कार बनाने के बाद टेस्ला भारत में प्लांट लगाएगी। टेस्ला के प्रमुख एलॉन मस्क ने घोषणा की है कि कंपनी नए कारखानों में निवेश करने से पहले नए एवं किफायती मॉडलों का उत्पादन अपने मौजूदा कारखानों में ही करेगी, ताकि उनकी पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके। अब जूते चप्पलों के भारतीय मानक तैयार हो रहे हैं, यानी अगले साल 2025 से कंपनियां अलग से भारतीय लोगों को ध्यान में रखकर फुटवेयर तैयार करेंगी। इसके लिए BHA कोड रखा गया है, जिसका मतलब भारत से है। BIS से मान्यता मिलने के बाद अगले साल यानी 2025 से भारतीय नंबर के जूते बनने से लोगों को सही फिटिंग मिलने लगेगी। देश से दवाओं का निर्यात 2023-24 में 9.67% बढ़कर 27.9 अरब डॉलर पहुंच गया है। 2022-23 के दौरान ये आंकड़ा 25.4 अरब डॉलर रहा था। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक मार्च 2024 में भारत से 2.8 अरब डॉलर की दवाओं का निर्यात किया गया है। ये मार्च 2023 की तुलना में 12.73% अधिक है। भारत औसतन हर महीने 2 से 3 अरब डॉलर के औषधि उत्पादों का निर्यात करता है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी चुनाव की। देश में अभी लोकसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। मतदान को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग से लेकर तमाम संस्थाएं तरह तरह के प्रयास करती नजर आ रही हैं। ऐसे में नोएडा के एक प्राइवेट स्कूल का वोटिंग को लेकर जारी सर्कुलर भी चर्चा में। आपको बताएं कि नोएडा के कोठारी इंटरनेशनल स्कूल ने वोटिंग को लेकर अपने नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्टूडेंट्स को एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स को रिपोर्ट कार्ड में सामाजिक जिम्मेदारी और वर्क एजुकेशन में A ग्रेड मिलेगा, जिनके माता पिता लोकसभा चुनाव में मतदान करेंगे। नोएडा के सेक्टर 50 में स्थित कोठारी इंटरनेशनल स्कूल प्रशासन ने बताया कि मतदान को बढ़ावा देने के लिए ये सर्कुलर जारी किया गया है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि बच्चे बड़ों को देखकर सीखते हैं और वे इस तरह से भविष्य में बड़े होकर वोटिंग की अहमियत को समझेंगे। जानकारी के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर जिले में आने वाले नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 26 लाख से ज्यादा मतदाता हैं और इन दोनों ही जगहों पर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। स्कूल का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स के साथ मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया था कि सभी स्कूल मतदान में हिस्सेदारी बढ़ाने में सहयोग करें। इसके बाद कोठारी इंटरनेशनल स्कूल ने ऐसे छात्रों को ग्रेड देने पर विचार किया ताकि उनके माता पिता वोटिंग को लेकर जागरूक हो और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। स्कूल ने बच्चों के पेरेंट्स से भी अपील की है कि वे वोटिंग के बाद एक सेल्फी अपने बच्चे के क्लास टीचर को भेजें। स्कूल प्रशासन के मुताबिक मतदान को बढ़ावा देने वाली ये मुहिम सभी पेरेंट्स के लिए है, भले ही वो देश के किसी भी राज्य या फिर जिले में मतदान करें। इसी तर्ज पर ग्रेटर नोएडा में ग्रांड्स इंटरनेशनल स्कूल ने भी वोटिंग करने वाले पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन सर्टिफिकेट देने का फैसला किया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में गौतम बुद्ध नगर में 60.47% मतदान हुआ था, जबकि 2014 में 60.38%, वहीं 2009 में 48% वोटिंग हुई थी। फिलहाल वोटिंग की अहमियत समझाती और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने वाली स्कूल की मुहिम का कई पेरेंट्स स्वागत कर रहे हैं। हमने इस मुद्दे पर कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। ये जो पहल की है कई स्कूलों ने कि आप शैली उंगली दिखाइए और आपके बच्चे को कई सब्जेक्ट्स में हम A ग्रेड दे देंगे, इससे किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि क्या इससे
वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है? हाँ जी बिल्कुल, प्रशासन अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है कि वोटिंग परसेंटेज आपकी बढ़े। और यह है कि हम लोगों के लिए वो लोग हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं जो काम हमारा है, जो हमें खुद करना चाहिए। तो इस चीज से डेफिनेटली फर्क पड़ेगा कि अगर बच्चों के ग्रेड्स बढ़ते हैं तो पेरेंट्स आगे आके वोट करेंगे। वैसे तो उन्हें खुद ही करना चाहिए, ये सब चीजों की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमें अपनी ड्यूटीज का पता होना चाहिए, बट ये प्रशासन की तरफ से है और इस चीज से डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। हम 2 महीने से जगह जगह जाकर, गांव में जाकर, सोसाइटियों में जाकर इसीलिए अवेयर कर रहे हैं कि लोग इसे छुट्टी ना समझें, हॉलीडे मनाने ना पहुंच जाएं। पहले उनकी जिम्मेदारी है वोट कास्ट करें, उसके बाद वो जाएं। तो ये जो जागरूकता अभियान हमारी तरफ से चलाया जा रहा है, इसीलिए चलाया जा रहा है कि हर मतदाता अपना वोट दे और कोई भी एक भी वोट। एज अ पेरेंट्स, अगर आपके स्कूल में आपके बच्चे को एक ग्रेड मिलता है तो क्या आप उसके लिए फिर मोटिवेट फील करेंगे कि नहीं अब तो जाना ही जाना है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जो अभिभावक थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं वोटिंग करने में, वो बहुत मोटिवेट होंगे कि इससे उनके बच्चे को भी एक ग्रेस, एक अच्छा मार्क मिल रहा है, तो वो मोटिवेट जरूर होंगे सर। देखिए, मैं इसको 2 तरीके से देखूंगी। यहाँ पर पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे को भी मोटिवेट किया जा रहा है कि अगर इन केस पेरेंट थोड़ा सा ढीला होता है तो वहाँ बच्चा उसको मोटिवेट करेगा कि आप जाइए मम्मी और प्लीज वोट डाल के आइए। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स अवेयर हो ही रहे हैं, साथ साथ में बच्चे भी अवेयर हो रहे हैं, तो बहुत पॉजिटिव पहल है ये अच्छा कर दिया। मतलब पेरेंट्स कुछ ना करो, पीछे पीछे बच्चे को लगा दो। हाँ। क्योंकि कहते हैं ना कि पेरेंट्स अपने बच्चों की सबसे ज्यादा सुनता है और पेरेंट्स के लिए बच्चे सबसे पहले नंबर पे आते हैं। तो स्कूल ने उस कड़ी को छू लिया कि कहीं ना कहीं बच्चे और अभिभावक एक साथ मिलके हमारे इस वोटिंग परसेंटेज को जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि हाई राइज सोसाइटी में ही सबसे ज्यादा दिक्कत दिखाई दे रही थी कि पेरेंट्स, या तो आपने जैसे कहा कि फ्राइडे हमारी वोटिंग है और सैटरडे संडे उनको एडवांस में मिल रहा है, तो वो थर्सडे से ही अपना बना लेंगे टूरिंग। बिल्कुल, तो यहाँ पर बच्चा उन्हें रोकेगा कि मेरे स्कूल में अगर मेरे वोट आपने नहीं दिया तो मेरे मार्क्स यहाँ डाउन हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। हमने अभी काफी स्कूल्स में कोऑर्डिनेट किया है, वहाँ पर बच्चे इनिशिएट ले रहे हैं कि हम अपने पेरेंट्स को भेजेंगे। और जो बात आई है कि मार्क्स को लेके, तो अगर बच्चा इलेक्शन प्रोसेस को समझ जाएगा, चाहे भी वो छोटे ही है, उसको एक लालच ही होगा, पर वो अपने पेरेंट्स को पुश करेगा और धीरे धीरे वो इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को समझेगा और जागरूक नागरिक बनेगा। 18 साल के बाद वो खुद जाके वोट करेगा। तो ये जो कड़ी जो छुई है बच्चों के माध्यम से सबको जागरूक करने की, तो ये बहुत अच्छी मुहिम है और मुझे लगता है हर एक स्कूल को, हर एक कॉलेज को इस चीज में आगे आना चाहिए। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। इस कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी से मिलवाने जा रहे हैं जो देश के तमाम दिव्यांग बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। पोलियो की बीमारी में अपना पैर गंवाने के बाद जिद और मेहनत के बल पर गीता ने बास्केटबॉल की दुनिया में अपना नाम रोशन किया। अब उनकी तमन्ना ओलंपिक में गोल्ड जीतने की है। अगर हौसला बुलंद हो तो सारी मुश्किलें बौनी साबित होती हैं। कुछ ऐसा ही किया गीता चौहान ने। बचपन में पोलियो की शिकार हुई तो पैरों ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन उम्मीद इतनी थी, गीता कभी निराश नहीं हुई और आज गीता चौहान भारतीय व्हील चेयर बास्केटबॉल टीम की कैप्टन हैं। गीता ने 2017 से बास्केटबॉल खेलना शुरू किया, लेकिन उन्हें तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। न तो उनके पास अभ्यास के लिए मैदान था और न ही स्पोर्ट्स वाली व्हील चेयर, लेकिन गीता ने हार नहीं मानी और उसे मदद मिलती भी गई। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है, आपके डिप्रेशन को बहुत दूर करने में बहुत हेल्प करता है। हम अपनी लाइफ जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकली लोगों की नज़र से हमें एक सहानुभूति या ये वो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें हमारा हक चाहिए, जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर पाता। सो मैं पूरा एफर्ट डाल रही हूँ अपने करियर में, अपने स्पोर्ट्स में। एक ही सपना है, अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाना ओलंपिक में। सो उसी में लगी हूँ। गीता के लिए स्पोर्ट्स ही सब कुछ है, क्योंकि इसी ने जीने का सहारा दिया, इसी ने मजबूत बनाया और इसी ने वो मुकाम दिया जिसे पाने के लिए गीता आज भी मेहनत करने में पीछे नहीं रहती। वो टेनिस भी खेलती हैं और मैराथन में भी भाग लेती हैं, लेकिन बास्केटबॉल उनके लिए खास है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कारोबारियों ने खोल दी पाकिस्तान सरकार की पोल। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव में धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने के आरोप वाली कांग्रेस और बीजेपी की शिकायतों पर संज्ञान लिया।
कहा जा रहा है कि इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों से जुड़ी शिकायतें भी शामिल हैं। इन मामलों में चुनाव आयोग ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जवाब मांगा है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।